तो हमने अभी क्वेश्चन देखा, इसमें फोकल लेंथ हमने सॉल्व करी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। बच्चे आपने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस बनाने की कोशिश करी। ये लेंस आपके पास आ गया, ये आपकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बेटा बनाई। ओके, बात यह है कि सर इनमें से जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बच्चे कितने की है, लेट्स से 60 सेंटीमीटर की है, और दूसरी रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। क्लियर। ये जो आपने लेंस लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपना 1.5 है, और सराउंडिंग का आपने लेट्स से आपने 1.2 मान लिया। ओके, तो एक लेंस लिया बच्चे आपने, उस लेंस को आपने क्या कर रखा है, 1.2 के मीडियम में रखा हुआ है, और आपको अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फोकल लेंथ बतानी क्या होगी। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई लाइट रे अगर आप किसी साइड से भी डालोगे आपका आंसर फोकल लेंथ का सेम ही आना है। तो आपने कहा चलो क्यों ना हम इस साइड से लाइट रे इंसिडेंट करा देते हैं। ठीक है, तो आप सबको क्लियर है कि अगर फोकल लेंथ का मुझे फॉर्मूला वैल्यू निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला जो दिया गया है वो NL/NM-1 इंटू 1/R1 - 1/R2 करके दिया गया। क्लियर। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आपको बता दिया गया कितना है, 1.5। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे आपका 1.2। क्लियर। R1 और R2 मैंने आपको पहले बता दिया। जब आपका ये सरफेस आ रही थी तो पहली सरफेस जो आ रही है उसका सेंटर का यहाँ पड़ेगा, लाइट की डायरेक्शन में जा रहा है तो R1 पॉजिटिव होगा। R2 भी अगर ध्यान से देखोगे तो सेकंड सरफेस आ रही बच्चे, इसका सेंटर भी कहीं यहाँ पे ही पड़ेगा, तो R2 भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेजर किया जाएगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अब बच्चे दोनों में से कौन सा 60 है, तो आपको ये पता है कि दोनों को कंपेयर करें तो ये वाली सरफेस से कंपेरिजन में ये पोर्शन ज़्यादा फ्लैट है ना। ये ऐसा है और दूसरा वाला फ्लैट है, मोर फ्लैट। तो जिसका आप बोलोगे जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है उतनी फ्लैटनेस ज़्यादा होती है। इसका जो सेकंड सरफेस है वो कितने की होगी, +60 लिखेंगे 60, और जो पहली सरफेस आई वो कितने की होगी बच्चे, 30 की। तो अब हमारे दिमाग में बात आती है कि फोकल लेंथ क्या आएगी। पॉजिटिव आ गई तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव आ गई तो डाइवर्जिंग। आपने वैल्यू रखी 1.5 डिवाइड बाई 1.2 - 1। ओके, 1/R1 - 1/R2 के हिसाब से 1/30 - 1/60। 1.5 डिवाइड बाई 1.2 बच्चे आपने लिखा, तो इसको 3 की टेबल में कैंसिल करोगे तो आपके पास 4 आ गया, 5 आ गया। ओके, 5/4 - 1, और 1/30 - 1/60 को 2/60 - 1/60 1/60 लिख दीजिए। 5/4 - 1 को बच्चे आपका लिख देंगे 1/4 इंटू 1/60। तो फोकल लेंथ की वैल्यू जो आ रही है आपके पास यहाँ से +240 आ रही है। +240 सेंटीमीटर या फिर 2.4 मीटर भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो श्योरली ये लेंस जो होगा बच्चे कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। ये लाइट रेस को फाइनली किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे क्यों आप साफ साफ बोल सकते हो, ये 2.4 मीटर की डिस्टेंस पे जाके फोकस कराएगा। क्लियर। तो फोकल लेंथ हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब डिस्कशन बच्चे आता है कि सर फोकल लेंथ आ सकती है, वी और यू आपने निकाला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी जाए तो हम क्या इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दूँ बच्चे यहाँ पर, ये आपने बच्चे लेंस लिया, ठीक, लेंस पे आपने बोला भाई ये आपके पास इस तरीके से ऐसा ये सरफेस बच्चे आपके पास आई, यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ये लेंस है। ठीक, ये लेंस बच्चे आपने यहाँ पे यूज़ किया। लेंस पक्का है कि सर बीच में थिक है तो कॉन्वेक्स लेंस हुआ। इसकी एक सरफेस जो थी उसका रेडियस आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया। दूसरी सरफेस कैसी दी गई बच्चे, आपको प्लेन सरफेस है। आप क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्लियर। और आपसे पूछा कि भाई इमेज बताइए कहाँ पे होगी। तो भाई सबको पता है बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इससे लाइट रेज आपके स्टार्ट होंगे, ऐसे चलती जाएंगी, और लाइट रेज का भाई क्या होने वाला हम बाद में देख पाएंगे जब देखा जाए। तो फोकल लेंथ पहले निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू सबको क्लियर है, 1/f इक्वल टू, ये लेंस आपने 1.5 का लिया है, सराउंडिंग 1 की है, तो 1.5 डिवाइड बाई 1 - 1 इंटू 1/R1। पहली जो सरफेस पड़ेगी उसके लिए रेडियस 1/30 - 1/∞। 1.5 - 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 0.5 इंटू 1/30, तो ये वैल्यू बच्चे 1/60 आ गई। तो फोकल लेंथ अपने केस में बोली जाए तो कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर बेटा आपका अगर आ रहा है
तो आपने कहा ठीक है, अब हमें यूज़ करना है लेंस मेकर फॉर्मूले को। ऑब्जेक्ट बच्चे 40 के डिस्टेंस पे रखा, सबको क्लियर है बेटा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लाइट रे अगर इधर जा रही है तो ये वाली दुनिया क्या हो गई प्लस और इधर वाली माइनस। तो ऑब्जेक्ट के लिए पूछा जाए डिस्टेंस कितनी होगी, मैथमेटिकली 40 होगी, पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम -40 बोलेंगे। फोकल लेंथ आपको पहले 60 पता लग चुकी है। फॉर्मूला क्लियर है, 1/v - 1/u = 1/f। तो देखा जाए फॉर्मूला क्या होगा, 1/v + 1/40 = 1/60। 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/60 - 1/40। इसे 1/60 - 1.5 / 60 लिखेंगे तो -0.5 / 60 डन। तो v की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, -120। -120 का मीनिंग क्या हुआ कि से लेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि लाइट उधर कन्वर्ज करा पाता। ठीक है, जो नॉर्मल बात था उससे कन्वर्ज हुई, पर इधर वाली दुनिया को लाइट रेज बच्चे ऐसे आती दिख रही है। तो जो लोग इधर खड़े होंगे उनको बेटा लाइट रेज कहीं पीछे से आती दिखेंगे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो 40 पे रखा था वो 40 की जगह ना दिख के कहाँ पे दिखेगा आपका, लेंस से 120 बैकवर्ड। तो पूछे सर इमेज कैसी होगी, तो एक बात तो पक्की है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। रे इमेज देखने के लिए आपको एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ रहा है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट की यहाँ पर वर्चुअल इमेज आएगी। क्लियर। तो अब बात आती है कि जब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, फोकल लेंथ की बात हुई, तो हमें कुछ डिस्कशंस अगर और कवर करने हो तो हमें रे डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लेंस के केस में कैसे बनाएंगे, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था वैसे बच्चे यहाँ पर आपका रे डायग्राम लेंस के केस में भी आएगा। अब अगर कोई पूछे कौन सी रेज लेनी है, तो आपको पहले से क्लियर है बच्चे, जो रेज हैं जो हमारे काम की हैं उनमें सबसे पहली रे जो आती है, अगर आप बच्चे लेंस लेते हैं, है ना, या आप लेंस ले और जो रे कैसे आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, मान लेते बेटे लाइट रे ऐसे आ रही थी, तो हमेशा ध्यान रखना लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहाँ से पास करेगी, फोकस से। क्लियर। ये लाइट रे बेटा बनाई आपने आपका, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। क्लियर। तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी बच्चे, वो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। क्लियर। तो रे इंसिडेंट ऑन लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे rays incident on lens parallel to principal axis goes through focus after refraction। अच्छा भाई, ये बात आपके पास आई यहाँ पर, मैं आपसे पूछूं क्या इसका उल्टा भी सही है? भाई देखो, रे डायग्राम मैंने आपको बताया, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। आपने बच्चे लेंस लिया यहाँ पर, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दूँ बच्चे, फोकस पे, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, फोकस पे, तो जो लाइट रे आएगी बच्चे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुल मिला के सारा खेल किसका है, जो पैरेलल आएगा वो फोकस से पास करेगा, और जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रख दोगे तो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। दोनों बातें हैं तो एक ही ना। ये ऑब्जेक्ट इस बार आपने कहाँ पर रख दिया था, फोकस पे रख दिया था। तो दो डायग्राम आपके पक्के हैं, जो पैरेलल होगी फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से मान लो, अगर एक रे पे फोकस करो तो ये जो रे आई थी बच्चे आपके पास, ऐसे सोचो, तो जो रे पैरेलल फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। थर्ड बच्चे, एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर बच्चे क्या होता है, लेंस के अंदर हम लोग एक ऐसा पॉइंट, नो डाउट इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पर है, पर थिन लेंस के लिए ज़्यादा जगह नहीं, तो थिन लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं जहाँ से लाइट रे पास करने पे स्ट्रेट जाती है। ओके, तो अगर लाइट रे पूछे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास लेंस है, और लेंस के अंदर एक पॉइंट ऐसा, देखो रे ऐसे आई, एक मिनट, रे बच्चे मान लेता है ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे में बच्चे कोई डेविएशन नहीं होता है।
ये लाइट रे सीधी जाती है, ठीक है। तो रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, रेज थ्रू या रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। तो बच्चे हम बात करें तो 3 रेज हैं हमारे पास। पैरेलल वाली फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करने वाली पैरेलल हो जाएगी, और जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अनडेविएटेड जाएगी। क्लियर? इस केस में जो आपका रे थोड़ा भी अपने पास से डेविएट होती, इस तरीके से निकल के ऐसे जाती, आप नहीं मान रहे हैं, आप सीधे मान के चल रहे हैं थिन पार्ट है और ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रेज अनडेविएटेड जाती है। क्लियर? ये आपका पॉइंट क्या हो गया बच्चे? ऑप्टिकल सेंटर। डन है। तो अब बात आती है सर रे डायग्राम की। भाई कैसी इमेजेस बनेंगी? तो हम सबसे पहले बच्चे किसकी बात करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस की, है ना। कन्वर्जिंग ग्लासेस, ये कन्वर्जिंग लेंस। नॉर्मल केस में बच्चे कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, भाई देखो तुम उसे अपने हाथ से छू के देखोगे, उठा हुआ दिख रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस है ना। बीच में थिक है तो क्या है? कॉन्वेक्स है। और तुमने उसका जब रे डायग्राम में देखा तो वो कन्वर्जिंग है। तो ज़्यादातर कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स होते हैं, है ना। हमेशा ऐसा नहीं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है। देखा जाए क्या होगा। तो आपने कहा ठीक है, मैं इमेज को बनाने की कोशिश करूँ। अगर मान लो बच्चे मैंने यहाँ पे लेंस लिया, ये आपके पास बेटा लेंस आया, ये आपके इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। आपने बच्चे क्या किया, यहाँ पे फोकस था, नो डाउट फोकस दोनों साइड पे, क्योंकि जिस साइड से रे यूज़ कर लें, इधर से यूज़ करेंगे तो ये फोकस की डेफिनेशन पे साइड बैठेगा, इधर से लाइट रे यूज़ करेंगे तो ये सही बैठेगा। आपने बच्चे यहाँ पे कैंडल रख दिया, ठीक है। ये कैंडल बेटा यहाँ पे आप इस साइड से देखते हो। सबको पता है बच्चे का रे डायग्राम बना, तो टिप का डायग्राम बना दीजिए। टिप का डायग्राम बच्चे आपने कहा चलो ठीक है, वाइट रे शो करते, ये आपके लाइट रे आए और ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाले। क्लियर? इन दोनों रेस के बारे में क्लियर है। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? फोकस से। और जो बच्चे आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो सीधी जाएगी। कुल मिला के बच्चे कहानी ये आई कि अगर तुम आइस को यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें रेस को पीछे लेके जाना पड़ेगा इसकी इमेज को प्रॉपर बनाने के लिए। तो हुआ क्या बताओगे? सर ये जो कैंडल थी सर इस डिस्कशन में कैसे आ गए? सर इस तरीके से आ गए, ये सर कैंडल है। क्लियर? तो अगर तुमसे छोटी सी बात पूछूं, सर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा? इस प्लेस बिटवीन फोकस एंड लेंस। ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? पहली बात तो सर बड़ी बनेगी इमेज, मैग्नीफाइड। दूसरी सीधी की सीधी बन रही है, दैट इज अपराइट। और तीसरी बात बेटा चेक करना, रियल ऑब्जेक्ट था यस सर, पर इमेज कैसी है बच्चे यहाँ पर? वर्चुअल। तो मैग्नीफाइड, अपराइट एंड वर्चुअल। सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी, और जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बन रही है बच्चे, तो आपको स्क्रीन पे तो देखने का चांस नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे आ गई। सर अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि सर मेरे पास से ये लेंस था और मैं यहाँ बच्चे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये फोकस आ गया, यहाँ पर बच्चे कैंडल रखता हूँ। अब कैंडल बच्चे अगर यहाँ पे रखते तो रे बताना, डायग्राम बनाओ जल्दी से, जो पैरेलल जाएगा और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। दिख रहा है? ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे आ गई और ये पैरेलल वाली रे आ गई। पैरेलल वाली रे बच्चे इस तरीके से जा रही है। क्लियर? तो अब बच्चे मुझे बताना इस केस में आंसर क्या दोगे? सर इस केस में सर इमेज ऐसी बन रही है। सर कैसे? सब ध्यान से देखिए। सर ये लाइट रे थी तो ऐसे आ गई इमेज। क्लियर? सर इमेज कैसी बन रही है सर, थोड़ा हिंट दीजिए। तो इमेज बेटा देखना, एक तो पक्की बात है इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर? रियल बन रही है, ठीक है। और अगर कोई पूछे मैं इसको एफ के बियॉन्ड रखता हूँ
तो भाई इमेज कैसी बन रही होगी, तो आप बोलोगे सर इन्वर्टेड है, रियल है। और अगर कोई पूछे तो ये बात पक्की सबको पता है कि एफ पे लेते हैं तो मैग्नीफिकेशन एकदम से इन्फाइनाइट आता है ना। तो इन्फिनिटी से थोड़ा कम मतलब मैग्नीफिकेशन होगा, पर इन्फाइनाइट नहीं होगा। तो इमेज बड़ी, उल्टी और स्क्रीन पे बनेगी। स्क्रीन समझ में आया बच्चे, कि अगर तुम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दोगे, यहाँ पे तुमने, ये बिल्कुल परफेक्ट डिस्कशन होता है जो हम लोग मूवीज़ में यूज़ करते हैं। एक छोटी सी स्लाइड यहाँ लगा दी, लाइट आ रही है बच्चे, आपको बड़ी स्लाइड दिखेगी और स्क्रीन पे दिखेगी। क्लियर। तो ये बच्चे रे डायग्राम्स हम पूरा कर सकते हैं। तो भाई सिंपल से पता है एफ और उसके बीच में होगा तो क्या होगा। इसी में बच्चे एक पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं 2F, है ना। 2F पे होगा तो क्या होगा। तो इसको पढ़ने का एक और अच्छा सा तरीका है, अगर हम लैटरल मैग्नीफिकेशन पढ़ लें तो हम डिस्कशंस को और स्ट्रांगली कर पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में लैटरल मैग्नीफिकेशन कवर करेंगे, फिर रे डायग्राम देखेंगे।